तो गाइस एग्जामिनर रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है और जो इश्यूज क्या आते हैं। पर इससे पहले थोड़ी सी एक मिथ को डीकंस्ट्रक्ट कर लूं जरा। मिथ ये है कि यूरोपियन हिस्ट्री का सिलेबस बहुत लेंथी है। मिथ ये है कि यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर में आप अवेयर नहीं होते, एक एक कंट्री को पढ़ना पड़ता है, एक एक चीज को पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं, ये भी मिथ है। तीसरी में यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में ये आई है कि भाई जो कुछ टू सम एक्सटेंट जेन्युइन भी है कि भाई इसके टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। ये हकीकत है, यूरोपियन हिस्ट्री के टीचर बहुत कम हैं जो आपको अवेलेबल होंगे। यूएसए हिस्ट्री की तरफ ज्यादा से ज्यादा आपको जो टीचर्स है वो मिल जाएंगे। अकेडमीज भी यही ऑफर करती हैं। तो थोड़ा स्ट्रक्चरल रीजन भी है कि एक स्ट्रक्चर भी ऐसा बना दिया गया है, डिस्कोर्स ऐसा सेट कर दिया गया है कि जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा मार्जिनलाइज रखा गया है। रीजन क्या है कि अकेडमीज है नॉट द टीचर्स, क्योंकि वो सिखा नहीं सकते तो वो यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ लेके आते हैं। और वो लॉलीपॉप ये दिया जाता है कि भाई छोटी सी हिस्ट्री है यूएसए की, एक कंट्री आप आराम से पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। इससे रिलेट करती है, आईआर से रिलेट करती है, इससे करती है। तो ये भी एक मिथ है। पर मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मेरे देखने का तरीकेकार ये है कि यूरोपियन हिस्ट्री ऐसी नहीं है जैसे बताई जाती है। मैंने आपको सामने क्लियर चीजें रखी हैं। टोटल 10 to 12 टॉपिक्स हैं, उनको आपने तैयार करना है। जो हाँ, क्यों कम देती है यूरोपियन हिस्ट्री नंबर, वो भी आपको एग्जामिनर रिपोर्ट में पता चल जाएगा क्यों कम देती है। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट्स उस तरीके से तैयार नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उसको चीजों। तो ये एक मिथ है जो यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में बनाई गई है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बताया वर्ल्ड वार 1 आपने पढ़ी हुई है, वर्ल्ड वार 2 आप पढ़ते हैं, कोल्ड वार के बारे में आपको आइडिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा हुआ है, आईआर के हैं या पॉलिटिकल साइंस के हैं। अगर आप आईआर से या पॉलिटिकल साइंस से हैं, कांग्रेस ऑफ वियना आपने डिस्कस किया होता है, आपने कंसर्न ऑफ यूरोप के बारे में आपको आइडिया होता है, नाजीइज्म फाशिज्म आपने ये पढ़े होते हैं। 1917 का रेवोल्यूशन हर कोई पढ़ता है, हर पढ़ा है, हर सिलेबस का हिस्सा है। यही तो मेन क्वेश्चंस हैं। इसमें 2 से 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आप जिनको जनरली नहीं पढ़ते हैं। उसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है। इसके अलावा मैंने पूरा सिलेबस आपको बताया है। उस सिलेबस की आपको कहीं ना कहीं नो हाउ होती होती है। तो हमें मसला कहाँ पे होता है? मसला ये होता है कि हमें कोई गाइडेंस होती है और कोई उसको ऑफर नहीं करता है तो हमें डरा दिया जाता है। हालांकि डरने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो ये थोड़ी मिथ्स हैं जो उसके बारे में है, जिसको आई विल ट्राई कि आपको उनको हम डीकंस्ट्रक्ट करें और जरा इसको थोड़ा सुकून से लें। चलें जरा एग्जामिनर रिपोर्ट को देखें, आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करता है और जो आपको कैसा होना चाहिए। और फिर हम इन एग्जामिनर रिपोर्ट से मैं लास्ट में कंक्लूजन निकालूंगा और उसी कंक्लूजन के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी आपको यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाने के बारे में। देखें 2018 के अंदर एग्जामिनर क्लियरली कह रहा है कि द ओवरऑल परफॉर्मेंस सीम्स टू बी क्वाइट डिसमल। द मेजर इशू वाज देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग इन ऐसे राइटिंग इज द मेजर रीजन फॉर पुअर राइटिंग स्किल्स। जिसको हम कहते हैं आप ऐसे की तैयारी करते हैं, थीसिस के अंदर ऑब्वियसली आपकी राइटिंग की तैयारी वही होनी ही है। तो इसके साथ साथ यानी ये नॉन सीरियस है ना, जो ऐसे सही तरीके से या राइटिंग जिनकी ठीक नहीं है अभी तक, तो ऑब्वियसली वो नॉन सीरियस ही काउंट होंगे। और जब नॉन सीरियस काउंट होंगे तो ऑब्वियसली उनको नंबर क्यों दे, जो एग्जामिनर है वो नहीं देगा। Many candidates have written in headings or bullets, hence they could not come with any cognitive argument. Most relied on memorized factual information. एग्जामिनर कह रहा है सिर्फ रटी रटाई चीजें लिखी हैं। तो यूरोपियन हिस्ट्री कोई रटी रटाई चीज है ही नहीं, ये सारा कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में चीजों को अंडरस्टैंड करना है यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में। तो एक तो चीज आपने जो है इसको मद्देनजर रखनी है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिप्रोड्यूस्ड, historical analysis is conceptually missing in their analysis. हिस्टोरिकल एनालिसिस स्टूडेंट के जो उनके क्वेश्चन है उनमें है ही नहीं। जब आपका हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपको आपकी कॉपी फाड़ पे मुंह पे ही मारेगा, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपके अंदर हिस्टोरिकल एनालिसिस मिसिंग है। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या है इसको मैं बताता हूँ आगे, बी रिलैक्स। तो एक कहता है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सिर्फ देते हैं, चीजें रिप्रोड्यूस करते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है और हिस्टोरिकल एनालिसिस मिसिंग होता है। तो एक तो कंक्लूजन हमने ये निकाला एग्जामिनर की रिपोर्ट पे। ओके, तो आगे जरा हम चलें, अगर इसी को हम लेके चलें 2017 के है।
जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट क्या बता रही है, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है रिपोर्ट जो है। वो कहता है कि रादर देन आंसरिंग द क्वेश्चन, द कैंडिडेट्स सीक टू मेमोराइज, सीक टू रिक्रिएट द रिस्पॉन्सेज दे हैव मेमोराइज्ड। अगेन मेमोराइजेशन वाली बात आ गई है, रट्टे वाली बात आ गई है। वो रट्टा नहीं चाहता है भैया आपसे। The candidates were evidently under the impression that examiner will not actually read their answers, so it is better to throw in splashes of color and headings. ठीक है, वो कहता है वो ये समझता है कि शायद हम पढ़ते नहीं है उसको, बट एग्जामिनर तो कह रहा है मैं तो पढ़ता हूँ उसको डिटेल से। तो आप सिर्फ कलर्स लगाने से, हेडिंग्स देने के, वो कहता है मैं मुतासिर नहीं होता। इवन इफ देयर इज नो मीनिंगफुल कॉन्टेंट बिहाइंड देम, वही आर्गुमेंट कोई नहीं है। रीजनिंग एबिलिटी इज आल्सो वेरी पुअर। कोई रीजनिंग एबिलिटी नहीं है, आपका रीजन होते नहीं, क्वेश्चन में कोहेरेंस नहीं होती है, आप जो लिख रहे होते हैं वो पता ही नहीं होता लिख क्या रहे हैं आप। तो मोस्ट हैव क्लियरली प्रिपेयर्ड द पेपर फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सॉल्व्ड पेपर्स एंड हैंडबुक और इन्वेस्टेड टाइम लर्निंग ट्रिक्स फ्रॉम सीएसएस एकेडमीज। वो क्लियरली तौर पे बता रहा है कि ये रटी रटाई चीजें थी, पायरेटेड चीजें थी, जो है आपको पहले प्रिपेयर्ड चीजें थी, नोट्स इधर से लेके आपने लिख के मुझे इंप्रेस करें, मैं इंप्रेस नहीं होऊंगा, एग्जामिनर कह रहा है। इसी के साथ साथ it is clear that with a handful exceptions candidates do not have reading habit, पढ़ते नहीं है। तो दूसरी में आपको पता चला वही बात कर रहा है, रीजनिंग एबिलिटी नहीं है, स्टूडेंट जो है रटे मार के आ जाते हैं, कहीं इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उसके इम्पोर्टेंट नहीं है। 2016 के ऊपर जरा आते हैं, उस रिपोर्ट में एग्जामिनर है वो क्या कह रहे हैं। भाई यूरोपियन हिस्ट्री क्लेम करने वाली चीज ही नहीं है, आई अश्योर यू, यूरोपियन हिस्ट्री क्लेम करने वाली चीज नहीं है, और कैसे नहीं है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे नॉट लाइक क्लेमिंग, हल्की फुल्की क्लेमिंग आप करें तो करें जो आपके उसके ऊपर आती है, बाकी अदरवाइज दिस इज नॉट एज सच। ओके, तो 2016 की जो है वो रिपोर्ट को हम देखते हैं। एंड गाइस, ये 14 मिनट्स के बाद इसकी लिमिट जो है वो खत्म हो जानी है। तो 14 मिनट्स के बाद आप लिंक को जो है क्लिक करेंगे और आप दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो यू कैन ज्वाइन, जब भी मीटिंग एंड हो जाए तो आप उसी क्लिक को ज्वाइन करेंगे और विद इन 5 मिनट्स के अंदर मैं दूसरी क्लास को स्टार्ट कर लूंगा। इसलिए अभी कॉल खत्म हो जाए तो आप उस लिंक दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे। ओके, तो जरा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनरली थिंकिंग नहीं है, had poor understanding of the subject, भी नहीं है, used inappropriate expressions and demonstrated poor English writing. Some of the specific differences were that the candidates either did not know how to attempt the question paper or lacked in-depth knowledge or the understanding of the subject. Focus was missing in many answer script. वो कहता फोकस था ही नहीं। वो मिसाल देता है, वो कैसे नहीं था, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया था, द कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर्स एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट इन रिस्पांस अ सिग्निफिकेंट नंबर डिस्कस कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन। वो भाई वो कॉजेज नहीं पूछ रहा आपसे, वो पूछ रहा है कि आइडियोलॉजीज का रीजन क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से सारी चीजों को। तो देखें, यानी फोकस नहीं था, स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ही नहीं अंडरस्टैंड कर सके। क्यों नहीं कर सके, उसका रीजन था ये था कि उन्होंने सही तरीके से समझा ही नहीं उसको, यूरोपियन हिस्ट्री को समझा ही नहीं। जब समझा नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत अंडरस्टैंड करेंगे, और गलत करेंगे आप लिखेंगे गलत, गलत लिखेंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें भी आपको चीजें क्लैरिटी हुई। इसी के साथ 2014 की लास्ट जो है वो है, उसके अंदर क्या है, वो कहता है कि लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस मिसिंग था, और एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन जो थी क्वेश्चंस को आंसर करने के अंदर वो भी मिसिंग थी। तो इसी रिपोर्ट्स के मद्देनजर रखते हुए मैंने जो एग्जामिनर की डिमांड है उसको इन सेक्शंस के ऊपर रखा है। एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है एप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपकी हो, जो कि एक नॉर्मल अच्छी लैंग्वेज आपकी होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना उसके ऊपर। एक तो वो एग्जामिनर आपसे जो है वो डिमांड कर रहा है। इसी के साथ साथ ही दूसरे नंबर पे एग्जामिनर आपसे रिपोर्ट करता है इन डेप्थ नॉलेज। आपको नॉलेज, इन डेप्थ का मतलब ये है कि आपको बेसिस का पता होना चाहिए कि चीजें हो क्या रही थी। उसका मतलब ये है कि वो आपको तब पता चलेगा जब आप उसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, सुनेंगे, प्लस आप उसको रीड करेंगे, जो कि मैं आपको रीडिंग्स में प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बेस्ड रीजनिंग। तो रीजन के बेस पे आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। तो हम इस पूरे सेशन में बेसिकली मैं वर्क ही इसी चीज के ऊपर करूंगा, और आपको पता चलेगा। हिस्टोरिकल एनालिसिस वो मांग रहा है आपसे, तो हमने हिस्टोरिकल एनालिसिस कैसे देना है। हिस्टोरिकल एनालिसिस ये है कि
वहां की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या थी उन इवेंट्स की, लास्ट में जो बात कर रहे हैं कोरिलेशन की। हिस्ट्री हमेशा कोरिलेशन के अंदर चलती है गाइस, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि हर हिस्ट्री का ताल्लुक आज की या फ्यूचर की रेलेवेंस से हो। हिस्ट्री आपकी कोरिलेशन से चलती है। कोरिलेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को किस तरीके से ट्रिगर करता है। एनालिसिस भी यही है, रीजनिंग भी यही है, और प्लस जो है आपका कोरिलेशन भी यही है। हम हिस्ट्री को इस कोरिलेशन के पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि अगर रेवोल्यूशन आ गया तो रेवोल्यूशन के बाद यूरोप की जो सिचुएशन आई, तो रेवोल्यूशन ने कैसे उस चीज को क्रिएट किया, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होगी। ये 5 चीजें एग्जामिनर आपसे मांग रहा है, और ये इजी चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से हम भी अपनी पूरी डिस्कशन में, सेशन के अंदर जो है वो क्या करेंगे, हम इन्हीं 4 चीजों के ऊपर ही आपको फोकस कराऊंगा। कोरिलेशन पे, हिस्टोरिकल एनालिसिस पे, आर्गुमेंट बिल्डिंग के ऊपर, और पर्टिकुलरली उन 12 टॉपिक्स के ऊपर मैं फोकस कराऊंगा कि वो किस तरीके से चलती हैं। तो ये एग्जामिनर की रिपोर्ट थी और ये उसकी डिमांड्स हैं। तो यहाँ तक गाइस कुछ क्लैरिटी हुई आप लोगों को, ये एग्जामिनर आपसे डिमांड क्यों क्या कर रहा है, और हमने किन चीजों के, किन एरियाज के ऊपर वर्कआउट करना है अपनी यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि थोड़ी सी जो है वो एक्टिव डिस्कशन रहे हमारी। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। हम इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे और इन्हीं पे फोकस कराऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है यूरोपियन हिस्ट्री में। आप, आई अगेन रिटेरिएटिंग, बिल्कुल नहीं है। और आप पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है, और क्यों इंटरेस्टिंग है ये भी जरा मैं आपको बताता हूँ।